हेलो गाइज, आज मैं आपको क्लास 12 बायोलॉजी का बायोटेक्नोलॉजी चैप्टर पढ़ाने वाला हूँ। जो बायोटेक्नोलॉजी जो ये चैप्टर है बहुत ही ज़्यादा वेटेज रखता है आपकी क्लास 12 के लिए भी और आपके नीट के लिए भी। ठीक है, तो हम बायोटेक्नोलॉजी में पहले इसकी डेफिनेशन समझते हैं कि बायोटेक्नोलॉजी है क्या। तो बायोटेक्नोलॉजी डील विद टेक्निक ऑफ यूजिंग लिविंग ऑर्गेनिज्म और एंजाइम फ्रॉम ऑर्गेनिज्म टू प्रोड्यूस प्रोडक्ट एंड प्रोसेस यूजफुल टू ह्यूमन। तो बायोटेक्नोलॉजी एक ऐसी टेक्निक है जिसमें हम यूजिंग करते हैं किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का। लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या, जैसे कि आपके कोई बैक्टीरिया हो गया, कोई एंजाइम हो गया, और उनसे प्रोड्यूस करते हैं ऐसे प्रोडक्ट जो हमारे लिए यूजफुल हो। अब जैसे कि आपने देखा होगा इंसुलिन एक बायोटेक्नोलॉजी की मदद से ही बनता है। इंसुलिन में बायोटेक्नोलॉजी की मदद से बनाते हैं। ठीक है, और अब फिर हम पढ़ते हैं EFV की जो बायोटेक्नोलॉजी है। EFV की बायोटेक्नोलॉजी के अनुसार ये कहती है कि जितनी भी द इंटीग्रेशन ऑफ नेचुरल साइंस एंड ऑर्गेनिज्म सेल पार्ट थ्योरम एंड द मॉलिक्यूलर एनालॉगसिस फॉर द प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। यानी कि जो EFV की बायोटेक्नोलॉजी है इसके अनुसार जो इसकी डेफिनेशन होनी चाहिए बायोटेक्नोलॉजी की, कुछ ये इस तरह से है कि जो हमारी नेचुरल साइंस है, नेचुरल साइंस हमारी जैसे कि हमारे जो इन्वायरमेंट में जितनी भी चीज़ आती है नेचुरल साइंस में आती है, एंड ऑर्गेनिज्म में और सेल है और सेल के पार्ट सेल और मॉलिक्यूलर एनालॉगसिस है, इनसे जो हमें प्रोडक्ट मिलता है और जो हमें सर्विसेज मिलती है, यही हमारी बायोटेक्नोलॉजी है। ठीक है, तो हमारे पेपर में आ सकता है 1 नंबर में व्हाट इज़ द EFV बायोटेक्नोलॉजी। तो आपको यही डेफिनेशन लिख ली है बिल्कुल। ठीक है, अब आपके इसके 2 प्रिंसिपल होते हैं बायोटेक्नोलॉजी के। पहला प्रिंसिपल है जेनेटिक इंजीनियरिंग, दूसरा प्रिंसिपल है बायोप्रोसेस इंजीनियरिंग। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग क्या होती है? जेनेटिक इंजीनियरिंग एक ऐसी टेक्निक होती है जिसमें हम किसी भी ऑर्गेनिज्म का जेनेटिक मटेरियल को चेंज कर देते हैं। कैसे चेंज कर देते हैं? उसके जो DNA होता है इसका सीक्वेंस चेंज करने से। फिर क्या होता है, फिर उस ऑर्गेनिज्म को इंट्रोड्यूस करने से उस जो होस्ट ऑर्गेनिज्म होता है उसका फिनोटाइप चेंज हो जाता है। जैसे कि आपने जो हमारी एवेंजर्स फिल्म आई थी, एवेंजर में जो बैनर था उसने क्या किया, इसके जो DNA के सीक्वेंस है वो चेंज हो गए, जिसकी वजह से वो हल्क बन गया था। इसी तरह से यही बायोटेक्नोलॉजी है। बायोटेक्नोलॉजी में क्या होता है, हम किसी भी ऑर्गेनिज्म के DNA को चेंज कर देते हैं और उसमें जो फिनोटाइप चेंज होता है, फिनोटाइप जो फिजिकल अपीयरेंस यानी जो बाहर से वो कैसे दिखता है वो सब कुछ चेंज हो जाता है। इसी को बोलते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग। अब वैसे मैं बायोटेक्नोलॉजी के बारे में बता दूं, बायोटेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो हमारी कोविशील्ड की जो वैक्सीन बनी है ये बायोटेक्नोलॉजी की मदद से ही बनी है। ठीक है, बायोटेक्नोलॉजी ऐसा नहीं कि छोटा मोटा कोई फील्ड है, बहुत बड़ा ये फील्ड है। ठीक है, और आगे जाके इसकी सबसे ज़्यादा डिमांड होने वाली है। ठीक है, अब दूसरी जो इसकी टेक्निक होती है वो होती है बायोप्रोसेस इंजीनियरिंग। जैसे आपने किसी ऑर्गेनिज्म जेनेटिक इंजीनियरिंग करी तो उसको बनाए रखने के लिए क्या होती है, बायोप्रोसेस इंजीनियरिंग। ठीक है, अब पढ़ते हैं हम इंसुलिन। अब इंसुलिन कैसे, जैसे कि इंसुलिन क्या होता है, इंसुलिन एक हार्मोन्स होता है जो पैनक्रियाज की बीटा सेल से निकलता है। ठीक है, क्योंकि हमारे हीमोग्लोबिन में क्या होती है, 2 सेल होती है, एक अल्फा सेल होती है, एक बीटा सेल होती है। जैसे हमारे हीमोग्लोबिन की सेल है तो इसमें 2 सेल पाई जाती है, एक अल्फा सेल, एक होती है बीटा सेल। ठीक है, तो इस वाली बीटा सेल से, पैनक्रियाज की बीटा सेल से क्या है, इंसुलिन हमारा बनता है। ठीक है, तो हम क्या किया, अब जैसे हमने कोई बैक्टीरिया ले लिया, अब इंसुलिन कैसे बनता है बायोटेक्नोलॉजी की मदद से हम देखेंगे। जैसे हमने क्या ले लिया, देखो हम क्या करते हैं, हमने कोई बैक्टीरिया ले लिया। बैक्टीरिया कौन सा वाला बैक्टीरिया ले लिया, E. coli बैक्टीरिया लिया है। अब जनरली E. coli बैक्टीरिया ही लिया जाता है। क्यों लिया जाता है, इसका सिंपल सा रीज़न ये है, जो E. coli बैक्टीरिया वो ज़्यादा यूज़फुल होता है किसी भी एक्सपेरिमेंट को करने के लिए। ठीक है, अब हमने ये बैक्टीरिया लिया E. coli बैक्टीरिया, तो इस E. coli बैक्टीरिया के अंदर होता है, कह रहा है कि प्लाज्मिड, सर्कुलर DNA या प्लाज्मिड एक ही बात है, जिसको हम सर्कुलर DNA बोलते हैं, प्लाज्मिड बोलते हैं। ठीक है, जैसे इसमें ये सर्कुलर DNA है और प्लाज्मिड है। ठीक है, थोड़ा सही नहीं आ रहा है, हाँ ठीक है। तो यहाँ पर इसी जो बैक्टीरिया के अंदर होता है सर्कुलर DNA, इसी को हम प्लाज्मिड बोलते हैं। तो इस प्लाज्मिड इसको बाहर निकालेंगे और इस बाहर निकालने पर इस पर रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से एक्ट करा देंगे। फिर रेस्ट्रिक्ट एंजाइम क्या होता है, रेस्ट्रिक्ट एंजाइम एक ऐसा एंजाइम होता है जो DNA को एक स्पेसिफिक पोजीशन से कट कर देता है। ठीक है, और रेस्ट्रिक्ट एंजाइम के बारे में हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है, डिटेल में। तो यहाँ से जैसे इसने कट किया तो अब ह्यूमन की हमने वो जीन ले ली जो इंसुलिन बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, और उस जीन को हम ऐड करा देते हैं किसकी मदद से, DNA लाइगेज की मदद से। जैसे ह्यूमन है तो इस ह्यूमन से हमने जीन निकाली, कौन सी वाली जीन निकाली, जो इंसुलिन बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। ठीक है, और वो जीन किससे ऐड करें, फिर इसको ऐड करा देते हैं DNA लाइगेज की मदद से। DNA लाइगेज क्या होता है, DNA लाइगेज भी एक ऐसा एंजाइम है जो जीन को प्लाज्मिड से ऐड करा देता है। जैसे हमने क्या किया, यहाँ से हमने कह रहा बैक्टीरिया के अंदर से सर्कुलर DNA निकाला, सर्कुलर DNA को रेस्ट्रिक्ट एंजाइम से कट कर दिया और इस जीन को हमने निकाला जो कह रहा है इंसुलिन बनाती है, और इसको ऐड कर दे दिया इस कटे हुए
हमारे जो सर्कुलर डीएनए था अब वो बन गया, अब इसको हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए भी बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि नया तो बन गया, इसका डीएनए बन गया और ह्यूमन की जीन आ गई। जीन ही क्यों लेते हैं? कि जीन ही एक ऐसा लास्ट यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस होती है, ठीक है। प्लाज्मा प्लस जीन हो गया और इसको अब हम क्या कर देंगे, इसको हम कह रहे हैं बैक्टीरिया के अंदर डाल देंगे। किसकी मदद से डाल देंगे अभी हम पढ़ेंगे आगे, वैसे मैं बता देता हूँ आपको यहाँ से किसकी मदद से। यहाँ पर होता है हमारा कह रहा है पॉलीमरेज एंजाइम की मदद से कह रहा है कि इसके अंदर डाल देंगे और ये डिवाइड करेगा, इसी को बोलते हैं क्लोनिंग हो जाती है इसकी, ठीक है। अब आते हैं आगे बैठ के हम, और बायोटेक्नोलॉजी की मदद से हमने क्या बना लिया, इंसुलिन बना लिया। तो यही मैं आपको बताने वाला हूँ कि बायोटेक्नोलॉजी हमारे लिए कितनी यूज़फुल होती है। कि इंसुलिन जो बन रहा है वो बायोटेक्नोलॉजी की मदद से बनता है। कोविशील्ड जो वैक्सीन बनी है कोरोना की वो भी बायोटेक्नोलॉजी की मदद से बनती है। मतलब बायोटेक्नोलॉजी जो मेडिसिन बहुत ही ज़्यादा हमारे लिए यूज़फुल होती है बायोटेक्नोलॉजी वाली टेक्निक है, ठीक है। अब होती है जीएमओ, जेनेटिक मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। कि जीएमओ क्या होता है, जेनेटिक मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। किसी भी ऑर्गेनिज्म की कह रहा है क्या कर देना, ऑर्गेनिज्म के कह रहा है कि एनी ऑर्गेनिज्म वो चेंज, देखो यहाँ पर आपको नहीं दिख रहा होगा, हाँ, तो एनी ऑर्गेनिज्म वो जेनेटिक मटेरियल हैज़ बीन अल्टरेड, यानी अल्टरेड होता है चेंज कर देना बाय यूजिंग जेनेटिक इंजीनियरिंग टेक्निक। कोई दिक्कत नहीं है, ये कहने का मतलब इसका ये है कि कोई भी ऑर्गेनिज्म के जेनेटिक मटेरियल को हम चेंज कर देते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग टेक्निक का मदद का यूज़ करके। तो इसी को बोलते हैं जीएमओ। जीएमओ आपका कह रहा है कि 2020 में भी आया था बोर्ड के पेपर में, व्हाट इज जीएमओ एंड व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ जीएमओ। बेनिफिट तो हम अगले वाले जो इसका प्रिंसिपल बायोटेक्नोलॉजी यानी उसके जो अगले वाला एप्लीकेशन आएगा, अगला वाला 12 चैप्टर, उसमें पढ़ेंगे इसके बेनिफिट तो। पर आपको ये याद रखना है कि किसी भी ऑर्गेनिज्म जेनेटिक मटेरियल क्या होता है, डीएनए होता है, याद रखना। उसमें कुछ चेंज कर देना, कैसे चेंज कर देना, कोई जीन ऐड कर देना या फिर कोई जीन को डिलीट कर देना, तो इसी को बोल देते हैं जीएमओ, ठीक है। और डिफेक्टिव जो जीन है इसको हम करेक्ट करते हैं जीन थेरेपी से, और जीन थेरेपी किसके अंदर आती है, बायोटेक्नोलॉजी के अंदर आती है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं हम, आगे क्या, जैसे कि यहाँ पर देखो ये हमने ह्यूमन लिया, इस ह्यूमन के अंदर क्या जीनोम, जीनोम क्या होता है, जीनोम कह रहा है कि जीनोम टोटल डीएनए इन सेल में जितना भी डीएनए होता है वो जीनोम के अंदर आता है। उससे हमने ऐसी जीन निकाली जो हमको ज़रूरत है, ठीक है। हम जीन क्यों निकाल ली, क्योंकि इस जीन से के लिए हमें ज़रूरत है, क्योंकि इस जीन की कमी हो रही है, इस जीन को हमें ज़्यादा बनानी है, एक तरीके से समझ लो। तो उसमें हमने रेस्टिंग एंजाइम डाला और वो जीन निकाल ली। रेस्टिंग एंजाइम मैंने बताया था कट कर देता है, तो कट करके जीन निकाल ली। और ये प्लाज्मिड लिया। अब इकोली है, ये क्या है, इकोली है। इस इकोली में से हमने क्या किया, इकोली में जो इसके अंदर सर्कुलर डीएनए जिसको हम प्लाज्मिड बोलते हैं उसको निकाला। इस पर भी रेस्ट्रिक्ट एंजाइम डाला तो इसने इस पर कट मार दिया, ठीक है। अब कट मार दिया तो कुछ ये इस तरह से बन गया, ठीक है। देखो मैं आपको यहाँ से बताता हूँ, हमने क्या लिया, कोई ह्यूमन लिया, इस तरह से मैं अब एक ह्यूमन लिया। इस ह्यूमन में से हमें एक जीन निकालनी है, इस ह्यूमन के जीनोम में से क्या निकालनी है, जीन निकालनी है, ठीक है। जीन निकालने किसकी मदद से निकालेंगे हम, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम डाला, ठीक है। इसकी जो सेल मतलब इसकी जो जीन है इसमें रेस्ट्रिक्शन एंजाइम डाला और इस जीन को कट कर दिया। वेल जीनोम होता है तो जीनोम में बहुत सारी क्या होती है, जीन होती है। तो उस जीनोम में से हमने जीन निकाली रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की मदद से। और यहाँ पर क्या लिया हमने, यहाँ पर लिया इकोली बैक्टीरिया। कौन सा बैक्टीरिया, इकोली बैक्टीरिया। तो इकोली बैक्टीरिया के अंदर क्या होता है, प्लाज्मिड, जिसको हम सर्कुलर डीएनए बोलते हैं, ठीक है। तो इसको हमने बाहर निकाल लिया, इसको बाहर निकाल लिया और इसको स्पीड की मदद से कट कर दिया। और ये क्या करता है, स्पेसिफिक पोजीशन पर कट करता है, जैसे इसने यहाँ पर कट कर दिया, ठीक है। तो ये क्या बन गया, कुछ इस तरह से बन गया। और ये जीन को अब यहाँ पर ऐड कर देंगे, किसकी मदद से ऐड करेंगे, डीएनए लाइगेज की मदद से, ठीक है। डीएनए लाइगेज की मदद से यहाँ पर ऐड कर देंगे। तो क्या हो जाएगा, ये जो जीन थी ये कुछ इस तरह से जीन होगी, यहाँ पर ऐड हो जाएगी। तो यहाँ पर क्या होगा, ये तो प्लाज्मिड है ही जिसको हम सर्कुलर डीएनए बोलते हैं, और प्लस ये क्या हो गई, ये जीन आ गई जो इंसान से हमने लिया, ठीक है। और प्लाज्मिड प्लस जीन को हम क्या बोलते हैं, रिकॉम्बिनेंट डीएनए। रिकॉम्बिनेंट का मतलब क्या होता है, नया। यहाँ पर क्या बन गया, रिकॉम्बिनेंट डीएनए बन गया, ठीक है। अब इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को, अब जैसे कोई हमारे पास ये बैक्टीरिया है, अब इस बैक्टीरिया के अंदर इस रिकॉम्बिनेंट को हम ट्रांसफ़र कर देंगे, ठीक है। इसको हमने क्या कर दिया, ट्रांसफ़र कर दिया, और इसी को बोलते हैं जीन ट्रांसफ़र, ठीक है। अभी इस बैक्टीरिया के अंदर हमने इसमें क्या कर दिया, जो ये हमारे पास रिकॉम्बिनेंट डीएनए था इसको हमने ट्रांसफ़र कर दिया, इसको जीन ट्रांसफ़र बोल देते हैं। अब एक क्वेश्चन आपसे यहाँ भी पूछ सकते हो कि सर इस जीन को हम डायरेक्टली भी तो ह्यूमन की बॉडी में डाल सकते थे, बिल्कुल सही क्वेश्चन है,
ठीक है, इसलिए हम डायरेक्टली हम नहीं डाल सकते। क्यों? क्योंकि जीन क्या है हमारे पास, जीन क्रोमोसोम का पार्ट नहीं है, ठीक है। और प्लाज्मिड जो होता है ये हमारा प्लाज्मिड ये क्रोमोसोम का पार्ट होता है, तो इसलिए हमने जीन को प्लाज्मिड के साथ मिलाया ताकि वो इसके साथ आगे जाके क्या कर सके, क्लोनिंग बन सके। तो अब क्या होगी, अब इसकी क्लोनिंग कह रहा है यहाँ पर बन सकेगी, ठीक है। अब कह रहा है कि यहाँ पर क्या होगा, अब ये यहाँ पर जैसे कि ये प्लाज्मिड है, प्लाज्मिड डिवाइड करेगा, सर्कुलर डीएनए डिवाइड करेगा। डिवाइड किसकी मदद से करा, इसने करा डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम की वजह से। एक एंजाइम होता है जिसका नाम होता है डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम, इसकी मदद से डिवाइड करता है। अब ये सेल डिवाइड करेगा तो आप सब सीधी सी बात क्या करें, क्रोमोसोम जो आपके अंदर प्लाज्मिड है, ये वाले प्लाज्मिड है, ये भी डिवाइड करेंगे। अब ये इस तरह से बनता जाएगा, 1 से 2 बन गए, फिर 2 से 4 बनेंगे, 4 से 8 बनेगा, और इसी को बोलते हैं जीन क्लोनिंग, ठीक है। तो आप यहाँ से भी देख सकते हो इसमें भी, ठीक है। रेस्टिंग एंजाइम मैंने आपको बता दिया था, रेस्टिंग एंजाइम क्या होता है। द कट पीस ऑफ डीएनए वाज देयर लिंक्ड विद द प्लाज्मिड डीएनए, यानी कि जो डीएनए के पीस को कट करता है और लिंक कर देता है प्लाज्मिड के डीएनए के साथ। सीधी सी बात, जैसे कि कोई ये डीएनए है हमारे पास, ये डीएनए है, ये कोई प्लाज्मिड है, इस प्लाज्मिड को क्या करेगा, रेस्ट एंजाइम कट कर देगा, ठीक है, और इस डीएनए को भी कट कर देगा, और इस डीएनए कर इसे लिंक्ड कर देना, इसको रेस्ट एंजाइम बोल देते हैं, बस सिंपल। तो गाइस हम आगे देखते हैं, ये इन ए क्रोमोसोम देयर इज स्पेसिफिक डीएनए सीक्वेंस कॉल्ड द ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन ओआरए व्हिच इज रिस्पांसिबल फॉर द इनिशियल रेप्लिकेशन। क्या कह रहा है कि इन ए क्रोमोसोम देयर इज स्पेसिफिक, क्रोमोसोम में कह रहा है स्पेसिफिक डीएनए के सीक्वेंस होते हैं जहाँ से कह रहा है कि ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होता है। जैसे कि ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन मतलब डीएनए का बनना। जैसे हमारे पास एक क्रोमोसोम होता है, ठीक है, तो इस क्रोमोसोम में ऐसे नहीं कि कह रहा है कि जो डीएनए का रेप्लिकेशन होगा ये यहाँ से कहीं से भी हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा, यानी ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन मतलब यानी डीएनए का बनना, ठीक है। ऐसे नहीं कि जैसे मान लो कह रहा है यही एक स्पेसिफिक लोकेशन होता है जहाँ से डीएनए का बनना स्टार्ट होगा। जैसे हमने देखा था कि मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में कि यहाँ से ऐसे खुलता चला जाता है और न्यू डीएनए बनता चला जाता है, जिसके ये बॉन्ड होते खुलते चले जाते हैं और न्यू डीएनए बनता चला जाता है। तो इसमें कह रहे हैं कि स्पेसिफिक डीएनए सीक्वेंस होते हैं क्रोमोसोम में, जिसकी मदद से क्या होता है वहाँ से जो हमारा डीएनए को बनना स्टार्ट होता है, और जो डीएनए वह रिस्पॉन्सिबल होता है, और यही रिस्पॉन्सिबल होता है जो स्पेसिफिक डीएनए सीक्वेंस होता है कि कितने डीएनए की कॉपी बनेंगी। जैसे ज़्यादा कह रहा सीक्वेंस हुए, मान लो ये भी एक सीक्वेंस हुआ, यहाँ से डीएनए बन सकता है, ये भी एक सीक्वेंस हुआ जहाँ से डीएनए बन सकता है, तो इस पर डिपेंड करता है ना, ठीक है। तो अब देखते हैं, अब हमारे जो फर्स्ट रिकॉम्बिनेंट, अब हमारे जो हम देखते हैं इसमें जो फर्स्ट रिकॉम्बिनेंट जो डीएनए था, ठीक है, वो कैसे हमें मिला, किसने बताया, कौन से साइंटिस्ट थे, तो स्टेन कोहान और हर्बर्ट बॉय, ये ऐसे साइंटिस्ट थे जिसने बताया कि जो फर्स्ट रिकॉम्बिनेंट डीएनए के बारे में, ठीक है। तो उन्होंने क्या देखा, एक सेलमोनर टाइफोरम बैक्टीरियम देखा। तो इस पर क्या किया, जैसे एक सेलमोनर टाइफोरम बैक्टीरिया है, मान लो ये सेलमोनर टाइफोरम बैक्टीरिया है, तो इन हर्बर्ट बोयर ने जो साइंटिस्ट थे, बोयर हर्बर्ट बोयर साइंटिस्ट थे, स्टेन कोहान दोनों साइंटिस्ट थे, तो इन्होंने क्या करा है, यहाँ पर एंटीबायोटिक्स डाली। एंटीबायोटिक्स क्या होती है, अब आप सोचो कि एंटीबायोटिक्स क्या होती है, तो एंटीबायोटिक्स क्या होते हैं, एक ऐसी ड्रग्स होती है जो बैक्टीरिया को मार देती है। ये भी एक बैक्टीरिया है, इसको मार देना चाहिए था, पर लेकिन मरा नहीं मरा। क्यों नहीं मरा, क्योंकि इसके अंदर कह रहा है कि एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन होती है। अब एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन क्या होती है, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन ऐसी जीन होती है जिस पर एंटीबायोटिक्स कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो इनके अंदर नहीं पड़ा, तो ये साइंटिस्ट ये जानने के ये उन्होंने सोचा इसके अंदर ऐसा क्या है जो एंटीबायोटिक्स को इस पर कोई असर नहीं पड़ा, ठीक है। तो इन्होंने देखा इसके अंदर जो कह रहा है यहाँ पर क्या होगा, प्लाज्मिड है जिसको हम सर्कुलर डीएनए बोलते हैं, तो इन्होंने ये निकाला इसका, और इस पर फिर रेस्ट एंजाइम से कट किया, फिर कोई दूसरी जीन को ऐड किया, और उसने देखा कि कौन सी जीन है, इस पर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन है। सॉरी इन्होंने देखा जब इसको सर्कुलर डीएनए निकाला तो उसमें पाया गया कि इसकी जो प्लाज्मिड है इसमें एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन पाई जाती है। तो उन्होंने साइंटिस्टों ने क्या किया, अब वही बायोटेक्नोलॉजी वाली बात है कि उन्होंने क्या सोचा कि क्यों ना इस जीन को, जो इसमें जीन है, इसको दूसरे बैक्टीरिया में ट्रांसफर करके देखे, क्या दूसरे बैक्टीरिया भी कह रहा है कि एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन मिल सकते हैं इसको। तो उन्होंने क्या किया, सेलमोनर टाइफोरम बैक्टीरिया को ले लिया, ठीक है, और इसके अंदर जिसको हम सर्कुलर डीएनए भी बोलते हैं वो लिया, वो डीएनए को लिया, और उसके अंदर ऐसी जीन भी प्रेजेंट, देखो जैसे मैं आपको बताता हूँ। जैसे उन्होंने क्या किया, उन्होंने सेलमोनर टाइफोरम बैक्टीरिया को लिया और इसके अंदर डीएनए है, सर्कुलर डीएनए, ठीक है, और ऐसी जीन भी प्रेजेंट है जो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन है। तो उन्होंने क्या लिया,
उन्होंने क्या किया, उस जीन को ले लिया, जो ये जीन है ना, अब साइंटिस्ट को पता होती है, तो उन्होंने कह रहा है कि जब हम इस लैब में कर रहे थे तो उन्होंने उस जीन को ले लिया, इस वाली को या जीन को ले लिया जो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन थी, इस जीन को निकाल लिया और एक बैक्टीरिया लिया, नॉर्मल बैक्टीरिया, जिसको नॉर्मल बैक्टीरिया का नाम है इकोली। अब इकोली के अंदर जो प्लाज्मिड है इसको उन्होंने बाहर निकाल लिया और इस पर रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की मदद से कट कर दिया। ठीक है, तो अब वो तो अभी किस तरह से हो गया, कुछ इस तरह से हो गया। ठीक है, अब इस जीन को, जो ये जीन थी, जो ये एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन थी, इसको ऐड करा दिया इस वाले प्लाज्मिड पर। किसकी मदद से, डीएनए लाइगेज। डीएनए लाइगेज मैंने आपको बताया था कि किसी जीन को किसे ऐड कर देता है, प्लाज्मिड से ऐड कर देता है। अब ये जीन यहाँ पर ऐड हो जाएगी और इस जीन के ऐड होने से क्या होगा, इस जीन के ऐड होने से डीएनए कह रहा है कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए बन जाएगा आपके पास, रिकॉम्बिनेंट डीएनए बन गया। ठीक है, आपके पास क्या बन गया, रिकॉम्बिनेंट डीएनए बन गया। अब इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को क्या किया, जैसे कोई बैक्टीरिया है, इस बैक्टीरिया के अंदर इसको ट्रांसफ़र कर दिया। किसकी मदद से, आप जानते हो, डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम की वजह से, हेल्प से, तो इसकी हेल्प से ट्रांसफ़र कर दिया। अब इसके अंदर क्या आ गया, अब इसके अंदर वो जीन आ गई, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन आ गई। अब इस पर क्या होगा, अब इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। रेसिट, ठीक है, इस तो आपके पास क्या बन गया, अब इन्होंने देखा कि इसके पास भी एक एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन आ गई है। अब इस पर क्या होगा, अब जैसे आप एंटीबायोटिक्स डालोगे, ठीक है, आपने मान लो ये एंटीबायोटिक्स डाला, तो इस एंटीबायोटिक्स क्या होती है, ऐसी ड्रग्स होती है जो बैक्टीरिया को मार देगी। अब इसको ये नहीं मार पाएगी, इसको क्या करें, नहीं मार पाएगी, तो ये क्या हो गया, अब इस पर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन आ गए, इसलिए एंटीबायोटिक्स को नहीं मार पाएगी। तो बस, तो इसने बायोटेक्नोलॉजी की मदद से इनको कह रहा है कि इकोली बैक्टीरिया क्या कर दिया, इकोली बैक्टीरिया को ऐसा कर दिया कि एंटीबायोटिक्स पर कोई असर नहीं पड़ पाएगा। ठीक है, तो आपको मैं एक बात और बता दूं, जो ये प्लाज्मिड होता है, ये प्लाज्मिड ये क्रोमोसोम का पार्ट होता है। ठीक है, और जो ये जीन होती है, ये प्लाज्मिड तो क्रोमोसोम का पार्ट होता है, लेकिन ये जीन होती है क्रोमोसोम का पार्ट नहीं होता। ठीक है, तो आप यहाँ से देख सकते हो। आगे बढ़ते हैं, हम पढ़ते हैं इसकी की टूल्स। इसकी की टूल्स क्या होती है, जैसे की टूल्स क्या, जैसे रेस्ट्रिक्शन की टूल्स क्या होती है, मतलब इसके बायोटेक्नोलॉजी के लिए कौन कौन सी कह रहा है कि किन किन टूल्स से ज़रूरत होती है। जैसे कि रेस्ट्रिक्ट एंजाइम, मैंने बताया था रेस्ट्रिक्ट एंजाइम क्या होता है, रेस्ट्रिक्ट एंजाइम डीएनए को कट करता है स्पेसिफिक पोजीशन से। ठीक है, वो स्पेसिफिक पोजीशन इससे क्या होती है वो हम आगे देखेंगे। पॉलीमरेज एंजाइम, मैंने इसके बारे में आपको बताया था। पॉलीमरेज एंजाइम क्या होता है, जो बैक्टीरिया की बहुत सारी कॉपी बनाता है। और लाइगेज एंड डीएनए लाइगेज, जो जीन को कह रहा है प्लाज्मिड से ऐड करता है। वेक्टर, वेक्टर क्या मतलब, वेक्टर जैसे कि आपने चैप्टर 8 ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ में भी देखा होगा, ह्यूमन हेल्थ डिजीज़ में भी देखा होगा, जैसे कि कह रहा है कि मास्कीटो क्या चाहिए, मास्कीटो एक वेक्टर की तरह वहाँ पर काम करता है। ठीक है, और होस्ट ऑर्गेनिज्म कह रहे हैं, जैसे होस्ट ऑर्गेनिज्म भी चाहिए उसको। ठीक है, होस्ट ऑर्गेनिज्म पता ही है। अब आप रेस्ट्रिक्ट एंजाइम के बारे में देखते हैं। तो फर्स्ट रेस्ट्रिक्ट एंजाइम था, इसका नाम था इंडो न्यूक्लियेज, और जिसको हम हिंड सेकंड भी बोलते हैं। और हिंड सेकंड कहाँ से मिला था हमें, हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा एक बैक्टीरिया जिससे हमें निकाला गया था हिंड सेकंड। ठीक है, और ये कहाँ पर कट करता है, ये कह रहा है कि हिंड सेकंड क्या करता है, रेकोनाइज सीक्वेंस रेकोनाइज करता है स्पेसिफिक बेस पेयर सीक्वेंस को। ये रेकोनाइज करता है स्पेसिफिक बेस पेयर सीक्वेंस को, 6 बेस पेयर सीक्वेंस को। वो 6 बेस पेयर क्या सीक्वेंस होता है, वो होता है घटक, GWT ये होता है, जिसको हम घटक एक ट्रिक्स से बोल सकते हैं, याद रख सकते हैं, घटक GWT ये इसका सीक्वेंस होता है जिनके बीच में कट करता है हिंड सेकंड। ठीक है, और इसी सीक्वेंस को बोलते हैं हम रेकोनाइज सीक्वेंस। और इस रेकोनाइज सीक्वेंस को आगे जाके नाम पड़ा पैलिंड्रोमिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस। आपको यहाँ पर हम पैलिंड्रोमिक का मतलब समझते हैं। पैलिंड्रोमिक का मतलब क्या होता है, जैसे कि आप कोई वर्ड है तो इस वर्ड को आगे से पढ़ोगे या पीछे से पढ़ोगे तो सेम साउंड रिपीट करता है। जैसे मैडम, मैडम को आप आगे से पढ़ रहे हो तो सेम साउंड आ रही है, अगर आप मैडम को पीछे से भी पढ़ोगे तो भी सेम साउंड रिपीट होती है। तो इन्हीं को बोलते हैं पैलिंड्रोमिक। ठीक है, और बहुत सारे हो सकते हैं, जैसे कि आप देख लेना, जैसे हमारे NCERT में कोई दे रखा है, हमारे NCERT में जैसे मलयालम दे रखा है। देखो यहाँ पर मैं आपको NCERT में दिखाता हूँ। NCERT में यहाँ पर देखो मलयालम, अब मलयालम को आगे से पढ़ो तो भी मलयालम, अगर पीछे से पढ़ो MA तो भी मलयालम, तो साउंड सेम रिपीट हुआ है ना, तो इसी को बोलते हैं हम क्या, पैलिंड्रोमिक। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अब देखिए नॉमेनक्लेचर।
नॉमिनल कैसे, जो EcoR1 क्या होता है, ये एक रेस्ट्रिक्शन एंजाइम होता है। अब इसको EcoR1 एक होता है इकोली बैक्टीरिया होता है, EcoR1 एक रेस्ट्रिक्शन एंजाइम होता है, ठीक है। अब इसका हम कैसे नॉमिनक्लेचर करते हैं, तो हम क्लास 11th में भी हमने देखा था, जो फर्स्ट वर्ड आता है वो आता है जीनस से, ई यानी जेनस, जीनस जिसको हम बोलते हैं एस्केरेसिया, और सी दो सेकंड दो वर्ड आते हैं वो होते हैं स्पेसीज जिसका नाम होता है कोली, CO से कोली, आर होता है स्ट्रेन, जैसे कि स्ट्रेन का नाम दे दिया RY13, और आई होता है आइडेंटिफिकेशन नंबर के लिए बैक्टीरिया के लिए, ठीक है। तो वो होगा एस्केरेसिया कोलिया RY13 फर्स्ट आइडेंटिफाइड, तो ये इसका फुल फॉर्म भी हो गई, उसको नॉमेनक्लेचर नाम देने का तरीका भी हो गया, ठीक है। आपका अगर नीट में क्वेश्चन आ जाता है इसमें अगर फर्स्ट वर्ड कौन सा है, सेकंड वर्ड, ऐसे, ठीक है। अब कह रहा है कि जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम होता है वो बिलोंग करता है एक लार्ज क्लास ऑफ एंजाइम से, लार्ज क्लास ऑफ एंजाइम की जिसको हम न्यूक्लियस बोलते हैं। न्यूक्लियस दो प्रकार का होता है, एक्सोन्यूक्लियस, इंडोन्यूक्लियस, ठीक है। और न्यूक्लियस क्या हमारा कुछ नहीं है, जो न्यूक्लिक एसिड होता है DNA और RNA, ठीक है। दो प्रकार के होते हैं, एक्सोन्यूक्लियस और इंडोन्यूक्लियस। एक्सोन्यूक्लियस क्या करता है, एक्सोन्यूक्लियस क्या करता है, रिमूव करता है न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस को DNA के एंड से, जैसे कि अरे DNA हो गया हमारे पास, और DNA के इस एंड से और इस एंड से ये क्या कर देता है, रिमूव कर देता है न्यूक्लियोटाइड को, ठीक है। हम जानते हैं DNA किससे बना होता है, DNA हमारे न्यूक्लियोटाइड से मिलकर ही बना हुआ होता है, जो कि हमने चैप्टर 6 में देखा था मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में, ठीक है। तो इनके एंड्स को रिमूव करता है एक्सोन्यूक्लियस में। और इंडोन्यूक्लियस में क्या करता है, इंडोन्यूक्लियस मैक कट एट स्पेसिफिक पोजीशन विद इन द DNA, जैसे आपके पास ये DNA हो गया, ऐसा नहीं है कि एक एंड से रिमूव करेगा या सेंटर से करेगा, वो एक स्पेसिफिक पोजीशन से, वो क्या करेगा, स्पेसिफिक पोजीशन से ही कट करेगा जहाँ से DNA का रेप्लिकेशन स्टार्ट होता है, ठीक है। इसको बोलते हैं इंडोन्यूक्लियस। अब देखते हैं एक्शन ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, जैसे कि आपने वेक्टर का DNA ले लिया, वेक्टर का DNA जनरली, जैसे कि वेक्टर का DNA क्या जनरली हमारे पास बैक्टीरिया का DNA और फॉरेन DNA जैसे कि हमारा ह्यूमन का DNA होता है। तो हमने वेक्टर का DNA का सीक्वेंस कौन से लिए है, जिस DNA में सीक्वेंस है G88TC, और ठीक है। और ह्यूमन का DNA भी वही लिया, फॉरेन DNA हमारा DNA होगा, और वेक्टर का DNA यानी कि जो प्लाज्मिड होता है, यानी कि जो बैक्टीरिया का DNA होता है, वही सीक्वेंस लिया, दोनों में सेम सीक्वेंस लिया है। तो हमने क्या किया, उन सेम सीक्वेंस में कह रहा है कि रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का कह रहा है कि जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम कौन सा, EcoR1 से कह रहा है कि एक्ट कराए। तो इसने क्या किया, मैंने बताया था ना, इसको रेकनर सीक्वेंस होता है, एक स्पेसिफिक सीक्वेंस होता है जहाँ से कट करता है, तो इसका स्पेसिफिक सीक्वेंस G और A के बीच में कट करना, तो G और A के बीच में कट किया, G और A के बीच में कट किया, तो यहाँ पर भी G और A के बीच में कट किया, जहाँ पर G और A के बीच में कट किया। अब जैसे इसने G और A के बीच में कट किया तो इतना वाला पार्ट तो ये क्या हो गया, रिमूव हो गया, यहाँ से क्या होगा, और यहाँ से ये वाला पार्ट रिमूव हो जाएगा, ठीक है। ये वाला पार्ट रिमूव और जो G रिमूव्ड, यहाँ से ये वाला G रिमूव्ड और यहाँ से ये वाला रिमूव्ड, तो क्या बन जाएगा, ये कुछ इस तरह से बन जाएगा इस रिमूव होने के बाद, और ये वाला कुछ इस तरह से बन जाएगा। तो यहाँ से कुछ आप स्टिकी एंड से नहीं दिख रहे आपको, कुछ स्टिकी एंड, चलो मैं आपको बताता हूँ और स्टिकी एंड्स कैसे हो सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर टी की जगह ए आएगा, तो ये कॉम्प्लीमेंट्री भी तो है, जैसे आपने पढ़ा था, जो चारगाफ हमारे साइंटिस्ट थे, तो उन्होंने बताया था कि जो ये कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं ATGC के, ठीक है, चारगाफ रूल था ये। तो यहाँ पर देखो ए के सामने टी आ रहा है, ए के सामने टी आ रहा है, और टी के सामने ए और टी के सामने ए, तो ये कॉम्प्लीमेंट्री भी है, तो इसी वजह से इस टी की एंड है, तो ये एंड क्या होंगे, आपस में चिपक जाएंगे। तो चिपकने के बाद हमारे पास क्या बन जाएगा, हमारे पास बन जाएगा रिकॉम्बिनेंट DNA। ये DNA के फ्रेगमेंट ही तो है, ये वेक्टर DNA का है और ये फॉरेन DNA का है, ठीक है। तो यहाँ पर ये कॉम्प्लीमेंट्री की वजह से ये आपस में चिपक जाएंगे, जिसको बोलते हैं रिकॉम्बिनेंट DNA, बस। तो अब ये क्या बताना चाह रहा है इसमें, ये बताना चाह रहा है यदि आप दो DNA के बीच में सेम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम लेते हो तो आपके पास स्टिकी एंड बनेगा। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है हम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम ले, ठीक है, वेक्टर DNA और फॉरेन DNA के लिए, पर लेकिन सेम ना ले तो क्या होगा, सेम नहीं लेंगे तो हमारे पास रिकॉम्बिनेंट DNA नहीं बनेगा। क्यों, क्योंकि हमारे स्टिकी एंड भी नहीं बनेगा तब, ठीक है। तो आगे देखते हैं, अब स्टेप इन फॉर्मेशन ऑफ रिकॉम्बिनेंट DNA यही है। तो डिफरेंस क्या है, इकोली बैक्टीरिया होता है, EcoR1 रेस्ट्रिक्शन एंजाइम होता है, ठीक है। जैसे हमारे अब यही सेम एग्जांपल दिया NCERT में, दो दे रखा है, ये थोड़ा अलग तरीके, ये दिया फॉरेन DNA और ये वेक्टर का DNA। तो इसमें क्या लिया, रेस्टिंग एंजाइम लिया, रेस्टिंग एंजाइम ने यहाँ से इस पर कट किया तो ये कट हो गया, और इसमें वेक्टर रेस्टिंग एंजाइम यहाँ पर कट कर दिया तो ये इस तरह से हो गया, ठीक है। ये ऐसे हो गया, ये ऐसे हो गया, और इन्होंने क्या किया, अब DNA लाइगेज की मदद से क्या कर दिया, DNA लाइगेज की मदद से इस वेक्टर DNA को फॉरेन DNA में ऐड कर दिया, तो रिकॉम्बिनेंट DNA वाला मॉलिक्यूल बन गया। इसको ट्रांसफ़र कर दिया सेल के अंदर, तो सेल डिवाइड करेगी तो और भी ज़्यादा बनेंगे, और इसी को बोलते हैं हम डायग्राम रिप्रेजेंटेटिव रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी की। बस ये गाइस सिंपल ही है।